हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका बीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, गति के समीकरण अपन ने देखे थे। उससे पहले अपन ने गति के नियम पढ़े थे। फिर अपन ने देखा था कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और हमने लगभग 5 से 6 प्रकार गति के अपन ने पढ़ लिए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपने पहले फिजिक्स पढ़ रखी है 11th-12th में, या फिर पहले आपने कहीं पे कोचिंग कर रखी है, मेरी वीडियो को देख रहे हो आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आ गया होगा। और अगर इसी प्रकार से आप अगर समझते हुए चले तो आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को अगर आप देख लो, इन वीडियो को आप देख लो, तो आप ये मान के चलना कि फिजिक्स में यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका शायद ही गलत हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरा पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें लगभग यहीं से कनेक्ट होंगी। आप क्वेश्चंस करके देखा करो। मैं भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको करवाऊँगा, उस नेक्स्ट वीडियो में अभी तक का जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, हो सके मैं आपको उसका रिवीजन करवा दूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वही अपन पढ़ रहे थे क्या, गति के प्रकार। किसको पढ़ रहे थे अपन? गति के प्रकार। और गति के प्रकार में अपन पढ़ रहे थे सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति में हमने जैसे पेंडुलम का आवर्तकाल देखा था, पेंडुलम का आवर्तकाल। और अपन जानते हैं कि पेंडुलम का जो आवर्तकाल अपन ने देखा था 2π√L/g। ये अपन ने किसका आवर्तकाल देखा था? पेंडुलम का आवर्तकाल देखा था। इसके बाद में हमने बात की थी जो स्प्रिंग जो होती है, उस स्प्रिंग का आवर्तकाल स्प्रिंग का आवर्तकाल T बराबर 2π√M/k। ये अपन ने इसके अपन ने बात की थी। इसके बाद में अपन ने देखा था कि जो U आकार की जो नलिका होती है, उस U आकार की नलिका के द्वारा जो आवर्तकाल, जो सरल आवर्त गति करती है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसके बारे में अपन ने देखी थी। तो U आकार की नलिका का जो उसमें पानी भरा रहता है, यहाँ पर स्प्रिंग का द्रव्यमान का आवर्तकाल का मतलब है, तो उससे जो द्रव्यमान जो लटका रहता है उसकी बात कर रहे हैं का आवर्तकाल। तो हमने जब इसकी बात की तो वो था T बराबर 2π√H/g, क्योंकि वहां पर वो नली में जो पानी भरा हुआ था उसकी अपन ने हाइट की बात की थी और नीचे गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात की थी। इसके बाद में कि अपन ने बात की थी कि किसी पानी के बॉक्स में कोई बेलनाकार जो बर्तन है वो उसमें रखा हुआ है, तो बेलनाकार बर्तन का आवर्तकाल वो था T बराबर 2π√L/g। अब आपने यहाँ पर दो जो फॉर्मूले हैं वो एक जैसे आपने देखे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले आपको लग रहा है कि ये एक जैसे हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर कल जब बात की थी तो आपको ये बताया कि यहाँ पर जो नीचे जो बेलनाकार बर्तन में जो L है, ये जो L है ये पानी में डूबे हुए जो बेलन है, वो बर्तन है, उसकी लंबाई है। ठीक है। तो यहाँ तक अपने
कल बात करने की। अब हम इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल बेस पर। इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो पेंडुलम को लेकर के करवाऊंगा, क्योंकि इस पेंडुलम से जो क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो आईएएस में आपसे कहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, आईएएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो समझना, क्वेश्चन था कि एक सरल जो बेलन जो होता है, या फिर बेलन क्या सर, एक सरल जो लोलक होता है, एक सरल लोलक का द्रव्यमान यदि बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। क्वेश्चन समझना, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए कम कर दिया जाए, मैं इसको ऐसे कर देता हूं 5 गुना कर दिया जाए, तो यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 5 गुना कर दिया जाए तो उसका उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आईएएस, यूपीपीसीएस और एनपीपीसीएस इनमें आ चुका हुआ क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा करो हर चीज का, ये आप रखने की कोशिश करो। तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, उसकी अगर अपन बात करें, एक सरल लोलक है, उसका द्रव्यमान कितना कर दिया जाए, 5 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक सरल लोलक है और उसका द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं। तो आवर्तकाल की बात कर रहा है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ये जो सरल जो आवर्तकाल जो इसका जो लोलक जो होता है वो इसका जो आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन आए थे वो ऑप्शन आए थे कि ये 5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन में 2.5 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन में अपरिवर्तित रहेगा और डी ऑप्शन में पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है आपको, वो आप उस चीज की टेंशन मत करना, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ यहाँ पर कि आवर्तकाल का जब लोलक का जो फॉर्मूला बनता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी, और उसने किसको बढ़ाया है, द्रव्यमान को। परिवर्तन किसमें किया है, द्रव्यमान में कितना, 5 गुना। अब आप एक चीज यहाँ पर ये बताओ देख करके, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर m है क्या, द्रव्यमान है क्या। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूले में कहीं पर m नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई द्रव्यमान को कितना भी बढ़ाए, कितना भी कम करे, कितना भी परिवर्तित करे, आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये था जो अपने पीसीएस में पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से आपको ये आ गया होगा। अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझना। सेकंड क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक पर कोई घड़ी है और वो किस पर आधारित है, एक सरल लोलक पर आधारित है
और उस घड़ी को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो देखो सरल लोलक पर आधारित घड़ी को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन है घड़ी तेज चलने लगेगी। ऑप्शन दूसरा घड़ी धीरे चलने लगेगी। अगला ऑप्शन है घड़ी की चाल अपरिवर्तित रहेगी। और डी ऑप्शन है पहले बढ़ेगी तथा बाद में घटेगी। अब देखो कि कोई सरल लोलक पर आधारित कोई घड़ी है और घड़ी को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अपन ले जा रहे हैं। तो देखो समझना है यहाँ पर, ये अपनी पृथ्वी है, ये होती है विषुवत रेखा, और ये क्या होता है अपने ध्रुव। जब हम विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती जाती है। जी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि जो कैपिटल जो जी होता है इसमें रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल जी एंड ई अपॉन आर ई। ये अपन आगे रिलेशन में देखेंगे। जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, जब गुरुत्व के अधीन जब गति होती है तो उसमें रिलेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम है यह पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या है और जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पृथ्वी से संबंधित गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है यहाँ पर, और वो किस तरीके से, देखो समझना कि ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या किसकी? पृथ्वी की। ई का मतलब अर्थ, ई का मतलब अर्थ और मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो, जो हमारी जो पृथ्वी जो होती है वो चपटी होती है, अपन कह सकते हैं, या दीर्घवृत्ताकार के रूप में होती है। इसको मैं R1 मान लेता हूँ त्रिज्या को, और इसको मैं R2 मान लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो R1 की जो वैल्यू है वो R1 की जो वैल्यू है वो R2 से ज्यादा है। R1 R2 से कैसा है? ज्यादा है। अब एक बात बताना आपको, ये R2 का मान कैसा है? कम है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर आप जैसे जैसे जाओगे त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और जी का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो और यही चीज यहाँ पर आती है गुरुत्वाकर्षण बल पर, कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर नगण्य होता है? जीरो होता है विषुवत रेखा पर। अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि अपन विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, और अपन उस घड़ी को कहाँ से कहाँ ले गए? विषुवत रेखा से कहाँ ले गए? ध्रुव की ओर लेके चले गए। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था T बराबर 2π√L/g। ये था आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि ध्रुवों की ओर जब आप जाओगे तो जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक बात बताओ, जी का मान ज्यादा होगा
तो मतलब टी का मान क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। अब इतना देखते ही आप क्या अपने आप में से होशियार बन जाते हो। और होशियार कैसे बन जाते हो, अच्छा साहब टी कम लग रहा मतलब समय कम लग रहा है, मतलब घड़ी जो है तेजी से चलेगी, सॉरी घड़ी जो है धीरे धीरे चलेगी। घड़ी कैसे चलेगी, धीरे धीरे। लेकिन गलत बात, टी अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घड़ी धीरे धीरे चलेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जी का मान बढ़ रहा है, टी का मान कम हो रहा है, मतलब आवर्तकाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आवर्तकाल का मतलब आप समझ रहे हो कि एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब यहाँ पर बताओ आवर्तकाल क्या है, कम हो रहा है ना, मतलब जो पहले घड़ी यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में जो टाइम लेती थी, अब वो टाइम कैसा ले रही है, कम ले रही है। टाइम कम लेने की वजह से वो जो राउंड लगाएगी वो राउंड कैसे लगाएगी, ज़्यादा लगाएगी। इसका मतलब है घड़ी कैसे चलेगी, तेज चलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले क्लास में लिखवाया भी था कि यदि आवर्तकाल यदि कम होता है, यदि आवर्तकाल कम होता है, आवर्तकाल कम होता है तो घड़ी की गति, तो गति या फिर पेंडुलम की गति, तो पेंडुलम की गति बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी गति बढ़ जाएगी, पेंडुलम की गति बढ़ जाएगी। तो जो जी का जो मान है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आवर्तकाल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। घड़ी कैसे चलती जाएगी, तेज चलती जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर जो सरल आवर्त गति थी उसको कंप्लीट यहाँ तक कर लिया है, अच्छे से पढ़ा है। मेरी कोशिश रही है कि मैंने आपको कंप्लीट यहाँ तक करवाया और डिटेल से करवाया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन अच्छा है, काम आएगा आगे। तो अब हम इसके बाद में जो गति में लास्ट गति जो रह गई है यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो गति है कौन सी, अपने वृत्ताकार गति। कौन सी गति है, वृत्ताकार गति। तो देखो वृत्ताकार गति कैसे है, किस तरीके से अपने काम आती है, वो समझते हुए चलना। देखो वृत्ताकार गति कब होती है, जब दो कोई भी कण आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, गति करते हैं। दो कण एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इस पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ मान लिया ए, यहाँ मैंने मान लिया बी, यहाँ मान लिया सी, और यहाँ मान लिया मैंने डी। अगर आपसे कोई ऐसे बोल दे कि बताओ बिंदु बी पर, बिंदु अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो अगला जो है वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति के बारे में अपन यहाँ पर आज बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि बिंदु बी पर इसकी जो वेग है, इस वृत्ताकार पथ में यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, किस दिशा में होगा, तो आप एक स्पर्श रेखा इधर खींच देना, इस दिशा में होगा। बिंदु सी पर किधर होगा, इस दिशा में होगा। इसी तरीके से अगर बिंदु डी की बात करें तो इस दिशा में होगा, बिंदु ए की बात करें तो इस दिशा में। कहने का मतलब है कि आपको जिस बिंदु से जिधर के साइड में आपको वेग निकालना है वहां पर आप क्या खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दो। अगर आपसे इनके बीच की बात करें कि ए और बी में कोई बीच में आप बिंदु है, इसकी वेग की दिशा वो इधर होगी, यहाँ वाले की इधर होगी, इधर वाले की इधर होगी, और इधर वाले की कोई इधर होगी। तो आप ये देख करके ये बता सकते हो कि उसका वेग की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो जहाँ से आपको वेग की दिशा पता करना है, आप उधर ही क्या खींच दो, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। और हम जानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पर आपस में मिलती है, परिधि पर जहाँ मिलती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। आप कहीं पे भी लेके चलो, यहाँ आपने देखा 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये निकलता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि मैंने डायग्राम में क्या बनाया है, इसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो अगर अपन इस डायग्राम को देख के बात करें तो यह एक द्विविमीय गति है। तो अगर वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति की बात करें तो यह एक द्विविमीय गति है। यह एक कैसी गति है? द्विविमीय गति है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दिशा होती है, अपन देख रहे हैं कि जो दिशा है वो सदैव लंबवत रहती है। वह सदैव क्या रहती है? लंबवत रहती है। किसके? जो इस पर बल लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई पॉइंट है और यह पॉइंट इस पर बल लगा रहा है और ये बल लग रहा है अंदर की तरफ। किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। तो आप जानते हो जब अंदर की तरफ बल लगता है तो उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल उसके साथ में किस एंगल पर बल लगाता है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो यह एक द्विविमीय गति है जिसमें गति की दिशा के लंबवत, जिसमें गति की दिशा के लंबवत यह एक द्विविमीय गति है जिसमें गति की दिशा के लंबवत एक बल कार्य करता है। लंबवत एक बल आरोपित होता है। एक बल लंबवत एक बल आरोपित होता है। यह एक कैसी गति है? यह एक द्विविमीय गति है और इस द्विविमीय गति में जो गति की जो दिशा होती है इसके लंबवत, गति की दिशा के लंबवत एक बल क्या होता है? आरोपित होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर एक बल यहाँ पर कार्य करता है और वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। अब अपन अगले पॉइंट की बात करें। इस डायग्राम से देख के आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, मैंने आपको वहां समझा दी, बस मैं लिख रहा हूँ कि वृत्तीय गति जब होती है, ये वृत्तीय गति हो रही है और इस वृत्तीय गति के द्वारा जब कोई कण वृत्ताकार पथ में जब गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है और उस केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपन किस नाम से जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। और अपन जानते हैं कि ये वस्तु को कहाँ खींचता है? अंदर की ओर खींचता है। इसलिए इसे अपन किस नाम से जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति के दौरान वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर, वृत्तीय गति के दौरान वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक बल, केंद्र की ओर सीधा लिख देते हैं अभिकेंद्रीय बल लगता है। केंद्र की ओर कैसा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है, जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या याद कर रखना है, क्या याद नहीं रखना वो देखो कि वृत्ताकार जो गति होती है द्विविमीय गति होती है और इसके लंबवत एक बल कार्य करता है, दिशा के लंबवत। ठीक है, और उस लंबवत जो बल कार्य करता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो अंदर की ओर या केंद्र की ओर लगता है, जो वस्तु को अंदर की ओर खींचने का कार्य करता है। कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब मेरे को ये डायग्राम देख के बताओ कि इस वृत्त के इस पथ पर जहां से गति कर रहा है, ए पॉइंट से लेकर के वापस ए तक जिस तरीके से घूम रहा है,
इस पथ पर बहुत सारे बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर देखो वस्तु की या कोई कण है उसकी चाल नियत हो सकती है। यहाँ पर वस्तु की जो चाल है वो क्या हो सकती है, नियत हो सकती है। इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई कण इस तरीके से गति कर रहा है कि वो गति कर रहा है, जैसे अपन कह सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अगर गति कर रहा है, अच्छी बात है, उसकी चाल नियत हो सकती है, हर पॉइंट पर उसकी चाल नियत हो सकती है। लेकिन उसका जो वेग होगा, उसका वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता, क्योंकि वेग में क्या आती है, दिशा आती है। चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अगर मान के चलो आप वेग यहाँ निकालो तो उसकी दिशा अलग होगी, यहाँ निकालोगे तो अलग दिशा होगी, और यहाँ निकालोगे तो अलग दिशा, यहाँ निकालोगे तो अलग दिशा। मतलब हर जगह अगर आप वेग निकालोगे तो प्रत्येक जगह पर उस वेग की जो दिशा होगी वो क्या होगी, एक अलग अलग होगी। लेकिन जो चाल है वो क्या हो सकती है, नियत हो सकती है। और अगर चाल अगर नियत है तो उस गति को अपन क्या कह सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति कह सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं अपन कि अपन लिखें क्या कि वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो तो वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत है तो वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहां पर चाल नियत हो सकती है लेकिन इसका वेग कभी भी नियत नहीं हो सकती। और अपन यहां पर अगर इसकी बात करें कि यहां पर हर एक बिंदु पर अपन अलग अलग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हर एक बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो उस वेग की दिशा को बताता है। जैसे मान के चलो आपसे बोले कि यहाँ पर कोई बिंदु अपन है, यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु पर जो वेग है उस वेग की दिशा क्या होगी, तो आप बोलो सर किधर होगी। यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी कि सर यहाँ होगी। तो आप इस डायग्राम को देख के, यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इसका मतलब है अनंत ही दिशाएं होंगी। और अगर दिशा यहाँ पर बदल रही है, दिशा अगर यहाँ पर बदल रही है, वेग में क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। और अपन जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्वरण निकल के आएगा, कहीं ना कहीं क्या निकल के आएगा, त्वरण। तो बात करते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो हाँ जी, देखो तो मैं यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था वो मैं लिख रहा हूँ कि वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वस्तु के वेग की दिशा को दर्शाती है। रेखा वस्तु के वेग की दिशा को दर्शाती है। सही बात है कि नहीं है कि वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो अपन रेखा खींच रहे हैं वो स्पर्श रेखा उस वस्तु के वेग की किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होने से वेग कभी नियत नहीं रहता। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर
बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होने से, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होने से वेग कभी नियत नहीं रहता, होने से वेग कभी नियत नहीं रहता। तो याद रखना, वृत्ताकार जब गति होती है, वृत्तीय गति होती है, तो इसमें चाल क्या रहती है, नियत रह सकती है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होगा। क्योंकि वेग नियत क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वेग की जो दिशा है वो वेग की दिशा क्या हो रही है, यहाँ पर बदल रही है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग नियत नहीं है, और यदि वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और हम क्या बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई त्वरण निकलेगा, और उस त्वरण को क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से उसको अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से अपन उसको जानते हैं। तो अगर उसके बारे में अपन बात करें, देखो मैं इसलिए लिखता हूँ क्या कि आप प्रॉपर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखो, इनके जैसे। देखो इसलिए टाइम लगता है हर चीज़ में, मैं एक एक लाइन आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप इनको लिखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे आपको आगे काम है। तो वृत्ति गति के दौरान वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। वृत्तीय गति के दौरान वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है, अतः यहाँ त्वरण भी उपस्थित होता है। अतः यहाँ त्वरण भी उपस्थित रहता है, जो कि क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, उपस्थित रहता है, जो अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, जो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अब देखो, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण होगा ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा, ए स्क्वायर, वो ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर वी क्या है, वस्तु का रेखीय वेग, वस्तु का रेखीय वेग, और आर क्या है, त्रिज्या। आर क्या है, त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, अभिकेंद्रीय, तो वृत्तीय पथ की, तो कुछ भी लिखता हूं, वृत्तीय पथ की। तो आर क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो वापस वृत्ताकार गति अपन देख रहे हैं। वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वस्तु की जो वेग है उसकी दिशा को यहाँ पर दर्शाता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होने से वेग कभी नियत नहीं रहता। बात क्लियर है।
वृत्तीय गति के दौरान वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका ऊपर जो त्वरण है वो भी उपस्थित रहेगा। और उस त्वरण को अपन किस नाम से जानेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से। तो a बराबर v स्क्वायर अपॉन r। v है वस्तु का रेखीय वेग और r क्या है यहाँ पर? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, अब मेरे को आप एक बात बताना कि a यहाँ से आ गया अभिकेंद्रीय बल। अब अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्रीय बल। अगर अपन अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो F बराबर क्या बनता है? ma बनता है। ठीक है, और ये अभिकेंद्रीय बल अपन जानते हैं जो त्वरण होगा यहाँ पर a बराबर होगा, तो ये a भी कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि F बराबर m और a की जगह क्या रख सकते हैं? v स्क्वायर अपॉन r। तो m v स्क्वायर अपॉन r। तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा इसको 9th और 10th में। कि अभिकेंद्रीय बल बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है? एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जो वस्तु या फिर कोई वृत्ताकार पथ में कोई गति करती हुई वस्तु, उस पर अभिकेंद्रीय जो बल लगता है वो किस किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, जो उसका जो रेखीय वेग होगा उस पर डिपेंड करेगा, और जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी उस पर डिपेंड करेगा। अब त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। त्रिज्या ज्यादा है, बल क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, और अगर त्रिज्या अगर कम है तो बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद में कि ये जो अभिकेंद्रीय जो बल होता है, ये अभिकेंद्रीय बल क्या काम करता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इस अभिकेंद्रीय बल के जैसे अभिकेंद्रीय बल कैसे? जैसे ग्रहों की गति होती है, चक्कर लगाते हैं, बल लगता है दोनों के मध्य में। ठीक है, एक धागे से आप किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हो तो क्या होता है, जब धागे से आप पत्थर को बांध करके जब घुमाते हो तो उसमें एक बल अंदर की तरफ लगता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। और उसी के विपरीत दिशा में, उसी के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, वो आप एक बार देखना किस तरीके से कौन सा बल कार्य करता है। देखो, अगर कोई बल केंद्र की तरफ लग रहा है तो इसे अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और इस बिंदु के विपरीत दिशा में अगर कोई बल लग रहा है तो इसे कहते हैं अपन अपकेंद्रीय बल। अंदर की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल जो इसके विपरीत दिशा में लगता है क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और ये जो अपकेंद्रीय बल होता है इसकी क्या विशेषता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से किधर लगता है? ये बाहर की ओर लगता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा, और एग्जाम में जो ये जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि एक वॉशिंग मशीन जब होती है, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सूखते हैं तो होता क्या है कि जो वॉशिंग मशीन में जो नीचे वो जो घूमता है बहुत तेजी से, तो वो चारों तरफ जो कपड़ा है उसको चिपका देता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी की जो बूंदें हैं वो उस दीवार से टकरा करके निकल जाती हैं। तो एक बल कार्य कर रहा है बाहर की ओर। कौन सा बल?
बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई होती है। अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई होती है। दूसरा पॉइंट, आपने सुना होगा मौत का कुआं। मौत के कुएं में जब गाड़ी के चारों तरफ घूमती है तो वो भी कौन से बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। मौत के कुएं में गाड़ी का चलना। अगला, दूध से क्रीम का बाहर निकलना। तो देखो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने एक वृत्ताकार गति देखी। अब आपकी जो गति जो थी वो गति यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बल, जिसमें आपने खूब सारे बलों का नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और पता नहीं ऐसे कौन कौन से बल। ठीक है, ये बलों के आपने नाम सुने होंगे, उन बलों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक क्लास मिलेगी, एक क्लास आपको डाली जाएगी और वो जो क्लास है वो रहेगी आपकी कंप्लीट रिवीजन। मेरे पास नोट्स रहेंगे, आपके पास भी मेरे नोट्स रहेंगे कंप्लीट, और मैं भी देख देख के ऐसे पता चलूँगा कैसे कैसे, क्योंकि हर एक चीज़ अपने को भी याद नहीं रह पाती यहाँ पर, क्योंकि जब हम एक साथ करवाते हैं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन हाँ, अब हम जैसे आपको कराते हैं तो रोज़ पढ़ के आते हैं, नोट्स अपने साथ में लेके आते हैं। कई चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि लैंग्वेज लिखवानी होती है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया उस तरीके से लैंग्वेज आपको सेट करवानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, एक टीचर भी वही माना जाता है जो रेगुलर अपने ज्ञान को बढ़ाए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बस जो मेरे को आता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ऐसे ही जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, पढ़ के आते हैं, थोड़ा नॉलेज पहले का होता है, इधर उधर से देख दाख के इधर उधर से आते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में आ जाती है तो उसको लिख के नहीं लेके आते। अगर कोई चीज़ हमारे को थोड़ी सी हार्ड लगती है, लगता है कि भूल जाएंगे, तो हम उसके प्रॉपर अपने नोट्स बनाते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। तो देखो, पढ़ने में, पढ़ के पढ़ाने में कोई शर्म नहीं है। बस ये है कि अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने वाले को आप समझा दो, ये मायने रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको अभी तक मैंने जितना करवा दिया उसकी आपको एक क्लास मिल जाएगी, और वो थोड़ी शायद हो सके लंबी क्लास हो। तो अगर आप वो कर लोगे, आपके नोट्स सामने रहेंगे, मैं बोलता चलूँगा, आप सुनते हुए चलोगे मेरी बातों को, तो आपको यूँ ही समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। और वो क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आप पिछला पढ़ चुके होंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट जो रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन कहाँ से लेंगे बताओ आपको? ये ले लेंगे अपन, क्योंकि ये जो गति वाला जो है, ये गति वाला टॉपिक ये अपने को कंप्लीट यहाँ से करवा दूँगा मैं आपको, ठीक है। और जो इसके बाद में कभी टाइम मिलेगा तो हम जो पहली दूसरी जो क्लास की जो वीडियो थी उनका भी रिवीजन करवा देंगे। बाकी देखो, रिवीजन करना अपना खुद का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा दूँगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल की जो क्लास होगी वो आपके लिए रिवीजन क्लास आप मान के चलना। प्रॉपर आप इन क्लासों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।